Timeless Ayodhya Literature and Arts Festival Parampara Virasat Sanskriti, supported by UP Tourism. We request you to please do support us in cleaning the program premises neat and clean. Kindly dispose of the litter in the designated dustbins. You will find the bookstore at the back of the stage. Please do feel free to visit the bookstore, purchase the book, and get it signed by your authors post their session. Let me take this opportunity and inform you that each of the speakers and authors, if they are having their books here at the bookstore, they will do the book signing after the session. This festival is supported by UP Tourism. Development partner is Nagar Nigam Ayodhya. Outdoor media partner is Sigma Trade Wings. Textile partner is Adyam. Banking partner SBI, Yono SBI. Digital media partner Sahitya Tak. Media partner Dainik Jagran. PR and marketing partner Execution Master. Digital communication partner Hassel Bay, gifting partners Vika Potions for Aromatherapy, Shilp Manjari, Bio Art House, Pool Company, Vani Prakashan. We are indebted to our life patrons, Shri Nripendra Mishraji and Shri Bimalendra Mohan Pratap Mishraji. We are grateful to our patrons Aditya Junjunwala, Sanjay Ghai, Ashish Agrawal, Dev Kamal Dikshit, Manjula Junjunwala, Harsh Mohan, Praveen Singh, Rishikesh Upadhyay and Amit Motors Private Limited, Ayodhya. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टाइमलेस अयोध्या लिटरेचर एंड आर्ट्स फेस्टिवल परंपरा संस्कृति विरासत के 2 दिवसीय इस समागम के दूसरे दिन के सत्र में। हम दूसरे दिन का सत्र आरंभ करने जा रहे हैं। आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं, कृपया संपूर्ण कार्यक्रम परिसर को साफ सुथरा बनाए रखने में हमारा योगदान करें। आप सभी को मैं ये सूचित कर दूं कि इस पंडाल के पीछे बुक स्टोर है, कृपया बुक स्टोर ज़रूर जाएं। आप अपने लेखकों की लिखी रचनाओं को खरीदें और उनके सत्र के बाद उनसे उस पर हस्ताक्षर भी ज़रूर अंकित कराएं। हम आज अपने प्रथम सत्र का आरंभ करने जा रहे हैं। हमारा आज का पहला सत्र है टेस्ट टेक्सटाइल एंड टेल्स। पंकज भदौरिया, मंजरी चतुर्वेदी, मनीष सक्सेना जी, देवांशी सेठ जी के साथ बातचीत करेंगे। मैं आप सभी को बताऊं, पंकज भदौरिया इंडिया की पहली मास्टर शेफ हैं, जिन्हें टीवी पर प्रसारित होने वाले मास्टर शेफ धारावाहिक के माध्यम से वर्ष 2010 में प्रसिद्धि मिली। वो उस पर विजेता के रूप में उभरी। तत्पश्चात उन्होंने 15 से ज़्यादा टीवी शोज़ किए। स्टार प्लस, जी टीवी, टीवी लिविंग फूड, जी जेस्ट और बीबीसी के ज़रिए वो लोगों के घर घर तक पहुंची। उन्होंने 6 किताबें लिखी हैं, जिनमें विशेष रूप से मास्टर शेफ कुकबुक, बाबी आई एम अ शेफ, चिकन फ्रॉम माई किचन, उत्तर प्रदेश, द सीक्रेट्स इन द स्पाइस मिक्स एंड मिरेकल मिलेट्स मुख्य रूप से शामिल है। जोरदार तालियों से मंच पर अभिनंदन कीजिए पंकज भदौरिया जी का। मंच पर सादर आमंत्रित हैं ख्यात कथक एवं सूफी नृत्यांगना आदरणीय मंजरी चतुर्वेदी जी। कल्चरल एकेडमिक कोरियोग्राफर के रूप में देश के भारत की संस्कृति को विश्व के मंच पर स्थापित करने वाली कलाकार, जिन्होंने 36 से ज़्यादा देशों के भ्रमण में 500 से ज़्यादा मंच प्रस्तुति देकर लोगों के हृदय में भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा के विषय में विशेष स्थान बनाया है। हम मंच पर उनका अभिनंदन करते हैं। मंच पर सादर आमंत्रित हैं आदरणीय मनीष सक्सेना जी। लाइफस्टाइल स्पेशलिस्ट के रूप में विगत 30 वर्षों से अपना योगदान, अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। उत्पाद प्रबंधन, मार्केटिंग के क्षेत्र में विशेष योगदान उनका रहा है। हम उन्हें मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं। आज ये तीनों वक्ता बातचीत करेंगे देवांशी सेठ जी के साथ। देवांशी सेठ जी ने लखनऊ टाइम्स, कानपुर टाइम्स, बनारस टाइम्स, इलाहाबाद टाइम्स एवं पटना टाइम्स को हेड किया है। उनके मुखिया के रूप में उन्होंने अपनी सेवा प्रदान की है। लेडी श्रीराम कॉलेज की पूर्व छात्र होने के साथ साथ भाषा पर उनकी बहुत ज़्यादा पूरी के पूरी अधिकार के साथ वो भाषा पर अपना कमान रखती हैं। आज मंच पर हम इन सभी वक्ताओं का सम्मान करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और मंच में देवांशी जी को सौंपता हूँ।
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फॉर द फर्स्ट सेशन ऑफ द डे एंड थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। आज का सेशन थोड़ा सा चैलेंजिंग था मेरे लिए बिकॉज जो आज हमारे 3 गेस्ट्स हैं यहाँ पे वो तीनों इतनी डाइवर्स फील्ड्स से हैं, तो ये समझना कि हम किस तरीके से इन तीनों को एक सूत्र से बांध सकते हैं, ये मेरे लिए एक तरीके का चैलेंज था। बट what I have realized is that what all 3 of them have in common today are the stories that are woven into their work. So I believe that stories are not just written in books or told in words. They are actually woven into fabric, they are savored in flavors, and they are expressed in movements. Every rhythm, every spice, and every tana bana, I would say, expresses a tale of tradition. तो ये तीनों जो fields हैं, culinary, dance, performing arts कह सकते हैं, and textiles, इन तीनों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है of not just being out there as a sensory, art, but also to carry forward the tradition and culture of our country. और इन तीनों को यही चीज़ जोड़ती है. I believe that culture is actually being preserved and carried forward by these 3 crafts that our speakers represent today. So once again, welcome to this session on Tales, Textiles and Taste, where we uncover the deep connection between these 3 things. And I will not waste much time in introductions and talking about other things and straight away delve into the questions. मेरा सबसे पहला सवाल जो आप तीनों के लिए है, how does each one of you see your craft as a form of storytelling? किस तरीके से आप अपने craft को use कर रहे हैं to create a narrative, whether it is about tradition or about heritage? Would you like to start, Manish? So yeah, मतलब ये हमारे लिए तो बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर मैं इसलिए भी कहूँगा क्योंकि हम सिर्फ हैंड क्राफ्टेड टेक्सटाइल्स में काम करते हैं. तो देर इज़ वन पैरेलल स्ट्रीम विच इज़ अबाउट फास्ट फैशन. तो फास्ट फैशन अनफॉर्चुनेटली इस तरह से आइडेंटिफाई होता है कि wear for some time and throw and go for another round of fashion. But जब हम handcrafted की बात करते हैं तो these are mostly about heirloom pieces. It's about what has come to you through generations and it's something which you wear proudly, not just because of what it is the intrinsic value of it, but it's also the emotion attached to it. बल्कि आप अभी आपसे ही बात हुई बिल्कुल 2 मिनट पहले जब आपसे पूछा कि आप जब हमने आपकी साड़ी की तारीफ़ करी तो आपके पास एक कहानी थी उसके लिए आपने फ़ौरन से मुझे ये बताया कि ये मैंने इस हालात में ख़रीदी थी और ऐसा हुआ था. एंड लिटरली यू विल नोटिस दिस दैट व्हेनेवर यू विल टॉक अबाउट एनी टेक्सटाइल देयर इज़ always some kind of a story that binds it, and I think it brings back beautiful memories और एक टाइम की भी एक बल्कि मुझे कई बार तो there are smells which remind me of a certain textile because you bought it in a certain environment, and I think that's the beauty of textile. And for me, I think marketing textiles with that storyline is extremely important. So अगर मैं आपको example दूँ जो आद्यम हैंड वोवन जो हमारा brand है इसमें हम actually hashtag use करते हैं culture beyond textiles और उस culture beyond textiles में हम हर तरह की जो भी हमारे उस region की specialities हैं उनको हमारे कस्टमर्स तक ले जाते हैं जिससे कि उन्हें समझ आए कि जो रहन सहन है या जो आर्टिस्ट लोग हैं जो इनको बनाते हैं वो किस चीज़ से प्रेरित होते हैं. जैसे बहुत से जो आर्ट फॉर्म्स हैं जैसे कांजीवरम्स हैं या महेश्वर हैं, दे एक्चुअली टेक फ्रॉम द आर्किटेक्चरल मोटिव्स ऑफ दैट प्लेस. ओरिजिनली दे स्टार्टेड फ्रॉम दैट. द कलर्स ऑफ the desert is because they miss the color is how they bring color into the fabric. Or even if you take the example of certain flora and fauna, again Kashmir, Sozni embroidery uses flora fauna because that's what the artists have seen around them. So there is a story which is at the back end, which is what creates textiles, and then there is a story that the consumer carries forward. So I think textile for me is like a sort of a full spectrum of
कहानियाँ and memories and the attachment. I'll just add one more thing. Like, you know, there is a saying in the apparel fashion world that a good garment is what can be worn inside out. While that is referred to as more the finish of the garment, but for me, a textile also is something which you wear more for your own joy and the emotion it actually gives you, whether it's the weaver who wove it with love and care, or whether it is how it has come to you over generations. And I think that story is what gives you the feel of textile, because which you cannot get by just buying anything sometimes. So it's always about that कहानी जो पीछे उसकी है, जो आपको उसकी वार्मथ देती है और उसकी ब्यूटी देती है. What about you, पंकज? आप किस तरीके से इससे रिलेट करते हैं? As far as food is concerned, I think हर डिश के पीछे, हर आपके घर में पकने वाली किसी भी डिश के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है. चाहे वो ये हो कि ये मेरी नानी ऐसे बनाती थी, या माँ ऐसे बनाती थी, या दादी की रेसिपी है, तो देयर इज़ सम इमोशनल अटैचमेंट टू एवरी डिश, आई बिलीव. और मुझे लगता है जहाँ कहीं ना कहीं कुछ इमोशंस अटैच्ड होते हैं, वहाँ कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है. एंड नॉट जस्ट होम कुक फूड, आई थिंक हमारे जो इतने फेमस फेबल्ड डिशेज़ हैं, हर एक के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है. सीधा से एग्जाम्पल लीजिए ना, हमारे लखनऊ के जो गलावटी कबाब हैं, तो उनकी कहानी तो सब जानते हैं कि कैसे एक टूथलेस नवाब वांटेड टू ईट मीट एंड दस द गलावटी कबाब वाज क्रिएटेड फॉर हिम. और या फिर जो काकोरी कबाब्स हैं, तो उनकी कहानी क्या है? एक नवाब को किसी ब्रिटिश ऑफिसर ने ही बेरेटेड हिम फॉर द कोर्सनेस ऑफ द सीख कबाब्स दैट वाज सर्व्ड. तो उसको उन्होंने काउंटर करने के लिए फिर दैट इज़ हाउ इट वाज क्रिएटेड. या फिर जब हम ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवल करते वक्त कुछ खाना अपने साथ ले जाते हैं, तो उसकी भी एक कहानी है. तो जहाँ तक फूड का सवाल है, आई थिंक जितना ज़्यादा फूड स्टोरीज और इमोशन से जुड़ा हुआ है, शायद कुछ भी नहीं. राइट? बिकॉज अगेन फूड इज़ समथिंग सो वेरी डियर टू अस. इट इज़ नॉट जस्ट नरिशमेंट, इट इज़ मोर देन दैट. होली पे बनने वाली गुजिया है, वो अपनी एक कहानी कहती है ना? और इसी तरीके से आपके घर में जो पंजीरी का प्रसाद बनता है या चरणामृत बनता है, उसकी अपनी एक कहानी है. तो फूड जिस तरह से कहानियों से जुड़ा हुआ है, जैसे इमोशन से जुड़ा हुआ है, आई थिंक नथिंग एल्स बाइंड्स इट मोर. आई टोटली अग्री. मंजरी, आपका क्या इस पे राय है? मेरा जो आर्ट फॉर्म है वो अपने आप में कथक है, which means जो कथा कहने वाले हैं. So we are anyways a group of performers who are storytellers. But यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि स्टोरी टेलिंग डांस फॉर्म जो है वो स्टोरी टेलिंग आर्ट फॉर्म है, पर उसका जो एक ग्रामर सीखी जाती है वो वैसे ही होती है जैसे हम अंग्रेज़ी, हिंदी, किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर सीखते हैं. हमने ABCD सब सीखा, फिर हम सीखते हैं कैट बैट रैट कैसे जोड़ेंगे शब्दों को, फिर हम सीखते हैं कॉमा कहाँ लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ लगाना है, कि सेंटेंस कैसे बनेगा. एग्जैक्टली वैसे ही अगर हम नृत्य को देखें तो नृत्य भी वैसे ही होता है. हम सब मुद्राएं सीखते हैं, हम ताल सीखते हैं, हम लय सीखते हैं, हम सारी चीज़ें सीखते हैं. यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात और आपके सवाल से जुड़ी हुई बात है स्टोरी टेलिंग, कि अब ये सब सीखने के बाद एक डांसर जो है अगर बहुत खूबसूरत A बनाए, उसके बाद Z बना दे, X बना दे, Y बना दे, तो देखने वाला कहेगा ये तो जिब्रिश है, बना सब करेक्ट है, खूबसूरत बना है, पर है जिब्रिश. तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है कि वो सारी ग्रामर लेकर आप कहानी क्या बताना चाह रहे हैं, वहाँ पर वो मायने रखता है कि उस आर्टिस्ट ने कहानी क्या बताई और जो आप तक पहुँची कि नहीं पहुँची, जिसको हम नृत्य और संगीत के शब्दों में रस कहते हैं, कि वो रस ऑडियंस तक पहुंचा कि नहीं. जब वो रस की अनुभूति उस ऑडियंस को होगी तभी वो कहेगा कि हमें गाना या संगीत या नृत्य पसंद आया. जब मैं इस चीज़ की बात कर रही हूँ तो मैं प्रैक्टिकली आपसे कह रही हूँ कि हमारे डांस फॉर्म्स में ये ज़रूरी है कि हम ग्रामर सीख के अपनी कहानी बताएं. तो मेरे काम में जब मैंने सूफ़ी कथक इजाद किया, ये 1998 की बात है. हाँ, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन मत करिएगा कितने साल पहले, पर 1998 में मैंने सूफ़ी कथक लॉन्च किया था. और
इसमें वही बात थी कि वो सारी कथक, ये एक नई चीज़ थी। इससे पहले कहीं भी किसी भी क्लासिकल डांस फॉर्म में निर्गुण ब्रह्म की बात नहीं होती थी, सगुण भक्ति की बात होती थी। तो ये जब नई चीज़ आई तो ये वही जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने ग्रामर पूरी सीखी, पर मुझे कहानियाँ सूफ़ी संतों की बतानी थी, तो मेरी वो कहानी फ़र्क हो गई, इसलिए वो एक फॉर्म नया डेवलप हो गया। पर कहानी बताना ज़्यादा ज़रूरी था, बजाय इसके कि मैं सुंदर सा एक कैट बैट रैट लिख के छोड़ देती। वेरी वेरी वेल सेड, थैंक यू सो मच। जो आपने बात कही मंजरी, उसी से मैं अपना अगला सवाल उठाना चाहूँगी कि वो रस ऑडियंस तक पहुँचना चाहिए, ये आपने कहा। तो मैं जितने भी आर्टिस्ट होते हैं या कोई भी क्रिएटिव फील्ड में जो जना होता है, उसके लिए एक बहुत थिन लाइन होती है बिटवीन जो वो खुद एक्सप्रेस करना चाहते हैं क्रिएटिवली और जो ऑडियंस उनसे सुनना देखना चाहती है। सो एज एन आर्टिस्ट, एज अ क्रिएटिव पर्सन, how do you balance the stories that you want to tell and the stories the audience wants to hear? क्या कोई असमंजस होता है कभी उसमें कि इस चीज़ के लिए ये मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट इस चीज़ के लिए क्या मार्केट है / ऑडियंस है? डू यू फील दैट? ये मेरे लिए सवाल है? हाँ, आप तीनों के लिए, पर आपसे शुरू करते हैं। मैं इस चीज़ को, मैंने तो कभी ये इस असमंजस में कभी पड़ी नहीं, क्योंकि मेरा काम हमेशा ऐसा रहा है कि जिसकी पहले कभी ऑडियंस थी नहीं। जब मैंने सूफ़ी कथक करा तो सूफ़ी कथक की कोई ऑडियंस नहीं थी। एक ऑडियंस थी जो कथक देखती थी, एक ऑडियंस थी जो जाके सूफ़ी म्यूज़िक सुनती थी। पर मेरे सूफ़ी कथक करने से ये जो हम कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, एक मैंने दोनों ऑडियंसेस को एक साथ मर्ज कर दिया। अब उसमें क्या हुआ कि मेरी ऑडियंस सडनली मैनी फोल्ड मल्टीप्लाई हो गए, क्योंकि जो सूफ़ी म्यूज़िक सुनने जाते थे वो मेरे कॉन्सर्ट में देख रहे हैं कि यहाँ तो कव्वाली हो रही है और उस पर डांस हो रहा है। So, you know, they came for this. So I, in a way, multiplied my audience manyfold by telling a different story. मेरी स्टोरी बिल्कुल फ़र्क थी, वो स्टोरी उससे पहले किसी ने नहीं सुनाई थी। बट अगेन, ये कंटेम्प्रेरी मॉडर्न नहीं था, वो स्टोरी ट्रेडिशनल थी। जो कहानी मैं सुना रही थी वो 700 साल पुरानी सुना रही थी, तो कहीं भी उसमें कोई नई चीज़ नहीं थी। पर ऑडियंस में, इसमें आपसे थोड़ा सा इसमें ये कहना चाहूँगी कि हम ऑडियंस को बहुत बिरेट करते हैं। कई बार हम ऑडियंस को समझते हैं कि ऑडियंस बेवकूफ़ है, और हम कह देते हैं ऑडियंस ये नहीं समझेगी, उसको बिल्कुल बेकार चीज़ें दे दो क्योंकि ऑडियंस वही आम जनता समझेगी। मैं इस पे डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि अगर हम ऑडियंस को बहुत अच्छी चीज़ें देते हैं तो ऑडियंस वो भी समझती है। मैं आपको एग्जांपल दूँ, दिल्ली में एक मैं परफॉर्मेंस करती थी, फ़ारसी का कलाम है मीर अक्सम, हाँ, नमी दानम के आखिर चूँ दमे दीदार मीर अक्सन। मुझे नहीं मालूम कि मैं अपने बिलवेड को देखने के लिए क्यों नाचने लगते हैं। ये शायरी है, एक फ़ारसी की शायरी है। अब आप सोचेंगे कि ये मतलब कोई कहाँ जनरल पब्लिक समझेगी। मैं उसको अपने कॉन्सर्ट में हमेशा परफॉर्म करती थी। एक बार मैं IIC में परफॉर्म कर रही थी, एक लेडी मुझसे ऑडियंस में से आई और उन्होंने मुझसे कहा, आपने इस बार मीर अक्सम नहीं करा। एंड आई वॉज सडनली सो हैप्पी कि देखिए, ये जो हम सोचें कि ये तो कोई भी नहीं समझ रहा होगा, शी केम अप टू से, शी डिड नॉट से कि आपने नीमे जाना जोगी दे नाल नहीं करा या आपने छाप तिलक नहीं करा। दीज आर व्हाट पीपल नो। That was something that a person wouldn't know, but for her to come back and say, it meant a lot. So audiences also need different explorations. They need, that is why we creative people, भाई हम लोग इसीलिए तो यहाँ पर हैं कि हम आपको वो चीज़ ऐसे दें जो अच्छी भी हो और आपको पसंद भी आ जाए। उसको हम मुश्किल ना करें, आसान करके आप तक पहुँचाएं, पर चालू चीज़ नहीं पहुँचाएं, अच्छी चीज़ पहुँचाएं आप। What's your take on this, Pankaj? Yes, can you kindly repeat the question? I got so lost in, her narration and I was finding it so beautiful. मेरा क्वेश्चन ये था कि एज एन आर्टिस्ट, एज अ क्रिएटिव पर्सन, जो आप करते हैं, क्या आपको कभी ये फील होता है कि मुझे एक ऑडियंस के लिए ये करना है
और मुझे अपनी स्टोरी टेलिंग उस तरीके से चेंज करनी है या एक्सप्रेस करनी है, और यू आर कन्विंस्ड अबाउट योर स्टोरी सो मच कि आपके दिमाग में कभी वो क्वेश्चन आता ही नहीं है. Okay, now Devanshi, what happens is a chef looks at a plate like an artist would look at a canvas. तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं और ये सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या हम कन्वे कर रहे हैं अपने प्लेट के ज़रिए. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी फील दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमको अपने कल्चर को, अपनी हेरिटेज को कहीं ना कहीं एक इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि वो सबको पसंद भी आ जाए और उसमें कुछ नयापन भी आ जाए, विदाउट लूजिंग आउट ऑन द एसेंस ऑफ व्हाट इट स्टैंड्स फॉर. तो इसी को जिसको हम कहते हैं कि मॉडर्न इंडियन क्यूजीन, राइट? दैट इज़ हाउ द मॉडर्न इंडियन क्यूजीन हैज़ इवॉल्व्ड, एंड सो मेनी शेफ्स अराउंड द वर्ल्ड आर ट्राइंग टू प्रेजेंट इंडियन फूड इन अ वे दैट शुड बी मोर एक्सेप्टेबल टू द वर्ल्ड. वो एक जो हमेशा से पूरे दुनिया में एक कंसेप्शन है हमारे इंडियन फूड का कि इट इज़ ऑल अबाउट दी बटर चिकन और द बाल्टी चिकन एंड द विंडालू, राइट? इफ़ यू गो अब्रॉड दैट्स इट. वही नहीं, हम अपने इंडिया में भी ये मिथ ब्रेक करना चाहते हैं कि खाने में बहुत कुछ और है, और हम जहाँ से भी आ रहे हैं ना, हम उस लेगेसी को, उस ट्रेडिशन को कहीं ना कहीं अपनी प्लेट्स पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. इसीलिए इस मॉडर्न इंडियन क्यूजीन का जन्म हुआ है. और छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे ये हमारा पूर्वांचल का लिट्टी चोखा, कितनी आम सी चीज़ है, हम लोग सब खाते हैं, स्ट्रीट साइड भी मिलता है, घरों में भी बन जाता है. बट when as a chef I represented that on a plate, we had the chokha in the form of a garlic mash at the base, and the bati or the litti was shaped out and baked like a empanada or a karanji or a gujia shape, right? And then the aubergines or the baigan that goes inside the chokha was actually grilled slices, more like a moussaka build-up, right? And uske saath jo roasted chutney thi, tomatoes and chilies and red bell peppers, that added a whole new dimension to the whole thing. So the idea is, what are we trying to represent and how do we want the world to perceive it, and what new can we add to it? इसीलिए वो हम शेफ्स के लिए एक प्लेट ना रहकर एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन भी हो जाता है, एक कैनवस भी हो जाता है. आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. थैंक यू. You answered the question and left me very hungry also. Yeah, so I will also echo the same sentiment. So it's a very tight rope that you have to walk when you are doing such a thing, and especially if you are working with a traditional recipe or a traditional textile. So I think it's a very, very discerning thought that one has to have कि आप उसको किस तरह से evolve करें, मगर ये ना हो कि उसका जो original signature था वो भूल ही जाएं, क्योंकि फिर उससे क्या होगा कि जो आगे जो नेक्स्ट जनरेशन्स आएंगी उनका उसकी ओरिजिनलिटी उन्हें समझ ही नहीं आएगी, बिकॉज इट वुड हैव बीन रिटन ऑफ सो मेनी टाइम्स, सो मेनी वेज दैट पीपल वुड नॉट नो इट्स सिग्नेचर, इट्स ओरिजिनल सिग्नेचर. सो देयर इज एक्चुअली अ टर्म आई वुड ऑल्सो लाइक टू से दैट like in term in fashion which is used as psychological obsolescence. जैसे आपने कस्टमर के बारे में कहा, कस्टमर कभी कभी भूल जाते हैं और उनको ये नहीं है कि उनको वो पुरानी तरह की चीज़ नहीं चाहिए, मगर उनको वो ऑथेंटिसिटी जो उनको जिस तरह से याद है या भूल गए हैं वो उन्हें मिलती ही नहीं है. सो देयर इज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव इट बैक टू देम इन अ फ्लेवर विच इज़ मोर पैलेटेबल फॉर द करंट. और उसके लिए शायद थोड़ा सा ट्विस्ट ही काफ़ी होता है. ये नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पूरी तरह से डिस्टॉर्ट करें. और मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, बल्कि मैं आज सुबह मैंने सोचा मैं पहले बोलने से पहले एक बार चेक भी कर लूँ. जैसे एक गदवाल साड़ी होती है जो आंध्र प्रदेश की साड़ी है और वो बहुत ही यूनिक साड़ी है. उसका बॉडी होती है कॉटन, उसके बॉर्डर होते हैं सिल्क और पल्ला होता है सिल्क, और सारे जो यार्न्स होते हैं उनको एक्चुअली मैनुअली जॉइंट किया जाता है. तो ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड टेक्निक है. अब ओवर द ईयर्स ये इतनी लुप्त हो गई है कि अभी आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे कि गदवाल साड़ी क्या चीज़ होती है, they have stopped defining it because Google works like this कि जितना उस पर नया इन्फो आएगा पुरानी इन्फो नीचे जाती जाएगी. तो अब जब गदवाल आप सर्च करेंगे तो आपको पता ही नहीं कि ओरिजिनल गदवाल क्या होती है. और इस तरह से what happens is that over the years, in the name of modernity, in the name of design, people distort the original so much that the whole beauty of the original is forgotten. So I think that is the type trope I would refer to, and that's the responsibility I feel every day, I would say. You've It's actually very beautifully put. Yeah. Yeah.
You've actually answered my next question also, which was about, some part of your work which has helped to revive or preserve a forgotten narrative. तो जिस तरीके से आपने गढ़वाल साली के लिए बताया, and I have seen it also that you have brought it here with you. It is being showcased here as well. तो इस तरीके की कोई और ट्रेडिशनल या कल्चरल ऐसा कोई चीज़ है, प्रैक्टिस है that you have helped to revive or preserve? So I can continue. So I think I have one or two more stories or instances to narrate. I think there is, when we talk of preserving, I think it's also sometimes important to preserve the thoughts of these weavers. So एक बहुत ही सुंदर thought है कि जब मुस्लिम weavers होते हैं वो पक्षी नहीं बनाते हैं, और उनका कारण इतना सुंदर है कि बहुत पहले तो मैं 1-2 साल बहुत मैंने कहा कि अरे इसमें क्या है, आप बनाइए क्योंकि मार्केट को ये ज़रूरत है। फिर जब मैं एक बहुत ही बुज़ुर्ग वीवर से मिला, उन्होंने मुझे इतनी सुंदरता से समझाया कि मैं अल्लाह को क्या बोलूँगा कि मैंने कैसे ऐसी ज़रूरत करी कि मैंने एक क्रीचर को बनाया। तो मैंने जब उसको सुना तो मुझे इतना खूबसूरत लगा वो थॉट कि मैंने कहा इसको भी प्रिजर्व करना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम वीवर नहीं चाहता है ऐसा बनाना, इसी तरह से जैसे पैठनी साड़ी है तो वहाँ के वीवर्स अपने लूम पे ब्लैक नहीं लगाते क्योंकि पैठनी इज़ देयर वेडिंग साड़ी, so they don't want to put a black warp. And these are such beautiful stories that I think we need to even preserve this aspect of textiles, because it's not only about preserving the craft, it's also preserving the emotions and their beliefs and saying that ठीक है, we respect it, we respect your thoughts, we will incorporate this in our efforts towards doing this. What about both of you? Pankaj, आप बताएं. Again, I absolutely agree. And फिर वही आता है कि जो हमारा एक whatever legacy we have, whatever we have stored over the centuries, somehow we feel it is disappearing. और कहीं ना कहीं कोशिश हमारी यही रहती है कि हम ना केवल उसको कहीं एक व्यवस्थित तरीके से उसको कहीं कैटलॉग कर पाएँ, so that, as you said, the coming generations should be able to know about them, right? And then maybe try and make it more available also for them to try it out. Now the beauty about India is, अगर आप बात करें ना कोई Indian cuisine की, तो कोई Indian cuisine है ही नहीं, right? There, Indian cuisine is a bouquet of different cuisines being put together, just like this one, right? So you have the northeastern cuisine, which is very different from the Rajasthani cuisine or the Kashmiri cuisine or the Malabar cuisine, right? So trying to bring them all together and maybe try to present them, try to preserve them for our coming generations is a humongous task that has been put on the shoulders of the chefs as well. And आप देखेंगे कि बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई ऐसे शहरों में अब ऐसे रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं जो किसी एक पर्टिकुलर क्यूजीन को हाईलाइट करते हैं. फॉर एग्जांपल द नॉर्थ ईस्टर्न क्यूजीन और द पारसी क्यूजीन, राइट? और द बोहरा कम्युनिटी का अलग से क्यूजीन का आपको मिलेगा. सो दीज आर ऑल एफर्ट्स टू प्रिजर्व व्हाट वी हैव इन द वे इट इज सपोज टू बी प्रिजर्व्ड. देन वो मॉडर्न फूड नहीं आ रहा है यहाँ पे, यहाँ प्रिजर्वेशन की बात हो रही है. Pankaj, I would like to ask you specifically just an extension of that question जो हम पूछ रहे थे, क्योंकि आप खाने से जुड़ी हैं. तो आप फर्स्ट, हम लोग का सबका फर्स्ट एक्सपीरियंस खाने का घर पे होता है एंड यूजुअली अपने माँ के हाथ के खाने का होता है. तो इज़ देयर एनी रेसिपी, फैमिली रेसिपी दैट यू हैव बीन एबल टू री-इन्वेंट एंड प्रेजेंट? So I've been very lucky that way, Devanshi. So I had a Bengali mother, a Punjabi father. I grew up in Delhi and then later on moved on to Lucknow, which is another food haven, right? And I've been married into a UP Thakur family. All different cuisines coming together, on my plate. So how my mother would do a shorshe march was very different from how I ate it otherwise everywhere around. And that probably because she learned it from my nani. Surprisingly, my dadu being a Bengali Brahmin, my nani was not a Bengali Brahmin. She came from another caste. And so the effect that it had on her cooking had an effect on my mom's cooking is something that I inherited from her.
you know. So my way of doing it is very different, and fortunately my daughter has also learned the same from me, and I think it is going to pass on with the generations. But yes, so there are so many dishes that we have tried to, you know. और एक बहुत interesting सी बात, the way my mom would do a aloo gobi, you know, a typical Bong style, to me doing an aloo gobi, which is a typical Punjabi style, to my mom-in-law doing an aloo gobi, which is a very UP style, were three dishes, same, exactly the same, with very different flavors, you know. So what I'm trying to say is there is legacy in घर का खाना, that is carried forward, चाहे कुछ भी हो जाए. तो वो पास्ता भी बनाएगी मेरी बेटी, वो लजानियाज भी बेक करेगी, लेकिन वो जब वो फिश बनाएगी ना, वो एग्जैक्टली वैसी बनाएगी जैसे उसकी माँ बनाती थी. आई गेस दैट्स इट. Thank you. Coming back to the original question. I am so glad that something like this wasn't directed towards me. मेरी बेटी स्कूल में थी, 12 साल की है, और सब बच्चे ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारी माँ क्या चीज़ अच्छा बनाती हैं. सो किसी ने बोला पास्ता बनाती हैं, किसी ने बोला, और मेरी बेटी ने वापस आके मुझे बताया कि मम्मा मैंने उनको बताया कि आप बहुत अच्छा बटर टोस्ट बनाती हैं. Like I met somebody in the lift and they told me कि my son was asked in the class, तुम्हारी मम्मा सबसे अच्छा क्या बनाती है? तो मेरे बेटे ने बोला रायता. So when we used to work, when I used to work in Times of India, we were all a lot of women. और हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था कि घर पे जाके we would do any kind of cooking. So that time I had not had a child. तो हम लोग ये मजाक करते थे कि जब हमारे बच्चे होंगे तो उनसे कोई कहेगा तुम्हारी मम्मी क्या बनाती Exactly हैं. what was said by- Exactly. तो हम लोग कहते थे my child will say वो पेज अच्छा बना लेती हैं. You know, we have to design the pages. So we used to say कि so whatever you are doing it to the best. So it does not have to be in the kitchen. I know. But coming back to your question, which you had addressed to all three of us, so if I say that, you know, through my art form, I have only been telling stories, and I have only been telling traditional stories. I will give two examples here. One is Sufi Kathak, which, like I said, is storytelling, which involves, we go up to 700 years back, the traditions, things. Now, when I was hunting for, because Sufi Kathak did not exist, I had to research. I went to Central Asia, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, tried to understand what the Sufi traditions are. मैं थोड़ा सा एकेडमिक दिमाग की हूँ, तो मैं पहले रिसर्च करती हूँ तब परफॉर्म करती हूँ. एंड देन आई वांटेड, यू नो, सो अब साहित्य में हमको मिलता है कि बाबा बुल्ले शाह नाचते थे. ठीक है, बाबा बुल्ले शाह की लाइफ हमें उनकी पोइट्री से मिलती है. किसी ने उनकी जीवनी नहीं लिखी कि इस साल में उन्होंने ये करा, इस साल उन्होंने ये करा. वी फाइंड हिज हिस्ट्री थ्रू हिज पोइट्री. नाउ हिज पोइट्री वेरी नाइसली, इट्स अ स्टोरी, एवरीबडी नोज कि बाबा बुल्ले शाह जो थे वो नाचते भी थे. वो एक बार औरतों के कपड़े पहनकर अपने पीर के वहाँ पर गए और वो नाचे भी थे, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया, ये सब रिकॉर्डेड है. पर अब एज अ डांसर, इफ़ आई वांट टू क्रिएट बुल्ले शाह's डांस, हमारे पास ये सब साहित्य में रिकॉर्डेड है, पर हमारे पास कोई विजुअल नहीं है कि बुल्ले शाह कैसा नाचते थे. अब जब कोई नाचता है, वो कोई या तो हाथ उठाएगा या गर्दन नीचे करेगा या बॉडी का कोई स्टांस होगा. ये मुझे नहीं मिल रहा था कि बाबा बुल्ले शाह कैसे नाचते थे. अब यहाँ पर कहानी की बात आती है कि हम कहानी को कैसे सच मान लेते हैं. तो मैं अलग अलग कभी कलंदर सिलसिले की दरगाहों पर जाती थी और लोगों से ऐसी बात करती थी. मैं एक बार पानीपत पे एक दरगाह है बू शाह अली कलंदर साहब की, तो मैं वहाँ बैठी थी. तब तक एक जनाब आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप धमाल देखेंगी. तो मैंने कहा कि जी. तो उन्होंने कुछ फ़कीरों को बुलाया और वो लोग, दे वर डूइंग अ काइंड ऑफ अ डांस जिसमें वो तलवार आँख में लगा के, इट वाज, दे वर ऑल स्टोन्ड. So I was disinterested. मेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था. एंड ही रियलाइज्ड, सो ही आस्क्ड मी कि ये अच्छा नहीं लग रहा है. तो मैंने उससे सिर्फ, मेरा आप सेंटेंस देखिए और उसका जवाब देखिए कैसे आता है. मैंने उससे सिर्फ ये बोला कि मैं ये पता करना चाहती हूँ कि बाबा कैसे नाचते थे. वो बंदा पलट के मुझसे कहता है, बाबा तो ऐसे नाचते थे. देखिए, ना मैंने नाम लिया ना उसने नाम लिया. अब आप मेरे काम पर पूरा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाना चाहें तो आज के बाद लगा दीजिए. पर मैं खोज रही थी कि बाबा बुल्ले शाह कैसे नाचते थे. उस आदमी ने मुझे जवाब दिया कि बाबा बुल्ले शाह ये हाथ लेते थे. मैं समझ गई ये कहानी है. ठीक है.
अब मैं जब भी बाबा बुल्ले शाह का कलाम नाचती हूँ स्टेज पर तो मैं ये मूवमेंट ज़रूर लेती हूँ, आप मेरा कोई वीडियो देख लीजिए. Now this is how a story which perhaps has been passed on from generations as an oral narrative came to me, and how as an artist I incorporated it into my work and will leave it as a legacy for others to know with the story that see, this is how we may have to recreate traditions. दूसरा मेरा जो काम है वो भी इसी पर है बिल्कुल. दैट इज़ जो मैं तवाइफ़ों पर काम कर रही हूँ, जो मेरा कोर्टिज़ान प्रोजेक्ट है. मैं सन 2009 से तवाइफ़ों की कहना चाहिए उनके प्रति रिस्पेक्ट के लिए बात कर रही हूँ कि हमें हिस्ट्री में विमेन परफॉर्मर्स को एक दूसरे नज़र से देखना है, आदमियों की सोच से नहीं देखना है. ठीक है. अब उसको जब हम बात करते हैं यहाँ पर भी हमने नहीं देखा कि देखिए ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स में हमको उनकी आवाज़ें मिल गई, उनके कॉम्पोजिशंस मिल गए, पर एक तवायफ कैसे नाचती थी ये हमको नहीं मिला. अब ये एक इमेजिनेशन है. हमको क्या मिला? कोई वीडियो रिकॉर्डिंग्स तो उस टाइम की मिली नहीं. हमको मिला कि कोई ब्रिटिश पेंटिंग मिली, हमको कुछ पिक्चर्स मिले लेटर स्टेज के, उसमें कोई ऐसे स्टांस लिए है, कैसे लिए है. मेरे को ये चीज़ें मिली. फिर मुझे क्या मिला? मुझे कथक में मिला दरबार सलामी, जो हम लोगों को एज करिकुलम सिखाया जाता है. अब दरबार सलामी किसी मंदिर में तो हो नहीं रही होगी, किसी राजा के दरबार में हो रही होगी. राजा के दरबार में कौन नाच रही होगी? राजा के दरबार में तवायफ नाच रही होगी. सो इस तरह से उन स्टोरीज़ को कोलेट करके आई रिक्रिएटेड कम्प्लीटली कि वो तवायफ किस तरह का डांस करती होगी. फॉर श्योर वो बॉलीवुड वाला डांस नहीं करती थी. सो ये चेंज लाने के लिए फिर वही बात आती है कि स्टोरीज़ ले. अभी कुछ ओरल नैरेटिव्स में मिले, कुछ हम लोगों को अपने डांस और म्यूज़िक में ट्रेडिशनली सिखाए जाते हैं, उससे लिए कुछ लिए जो हिस्ट्री में लाइक आई सेड फोटोज़ मिली. तो उन सब से एक पूरा कोर्टिज़ान प्रोजेक्ट आज 16वां साल चल रहा है उसका. और अब मैं कह सकती हूँ तवाइफ फैशन में है. पर कल भी मैंने कहा था कि एक ज़माने में 2009 में जब मैंने शुरू करा था तो मेरे ऊपर बहुत मजाक उड़ाया जाता था. मेरे लिए कहा जाता था अरे उसको बुला लो मंजरी को, आजकल तो मुजरा करती है. सो दैट वॉज द स्टिग्मा दैट वॉज एसोसिएटेड विद द तवायफ्स. सो दैट थ्रू स्टोरी टेलिंग, उसी तरह लोगों को कहानी बता बता के मैं क्या करती हूँ, कॉन्सर्ट में कहानी बताती हूँ. कहानी बता बता के उसको एज अ कल्चरल एक्टिविज्म टू चेंज द व्यू पॉइंट टुवर्ड्स विमेन परफॉर्मर्स इज़ अगेन स्टोरी टेलिंग. सो टेकिंग ऑफ फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट ऑफ, मुझे पता है कि आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन था टू द वे द तवायफ्स हैव बीन पोर्ट्रेड in a very popular Netflix series called हीरा मंडी. तो मंजरी को कोई भी अगर सोशल मीडिया पे फॉलो करता है तो वो जानता होगा कि हाउ मैनी इंस्टेंसेस शी हैज़ पॉइंटेड आउट जो फैक्चुअली हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट हैं उस सीरीज़ में. सो जिस तरीके से आप लोग प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं एक ट्रेडिशन को, does it bother you when somebody is trying to undo that work? चाहे वो आप जो प्रोजेक्ट लिया है आपने कॉर्टिज़ान प्रोजेक्ट उसमें हो, whether it is through the, like you said, there are a lot of adulterated fabrics now, textiles in the market, and even when it comes to food, what is, हम जब लखनऊ से बाहर जाते हैं और हमें लखनऊ के नाम पे कोई कुछ ऐसा खिला देता है जो लखनऊ से बिल्कुल बहुत दूर है तो हम लोग बहुत अपसेट हो जाते हैं. तो यू बीइंग अ culinary आर्टिस्ट, आपको उस बात पे भी थोड़ी सी एतराज़ होता होगा. तो शेयर सम एक्सपीरियंस ऑफ दैट एज वेल, वेयर यू फील दैट द वर्क यू आर डूइंग इज बीइंग अनडन by someone else. Devanshi, you'll be surprised that if you go to UAE और दुबई में खासकर लखनऊ फूड के नाम पे बहुत ज़्यादा खाना बिकता है, and which is nothing close to what we have in Lucknow. So we were doing a recce of all the Indian restaurants for one of my clients in Dubai. So I think we visited around 35 or 40 Indian restaurants, and then we went to this restaurant which is supposed to be one of the biggest Indian restaurant there. और मतलब ये हालत थी कि 400 कवर्स का रेस्टोरेंट जैसे ही ओपन हुआ 10 मिनट्स में ऑल कवर्स बुक्ड. एंड देन दे वेरी प्राउडली केम एंड टोल्ड अस कि हमारे जो शेफ्स हैं वो लखनऊ से आए. सर अरे वाह क्या बात है.
and we have 20 types of biryanis on our menu. This was my first shocker. And I said 20 types of biryanis, जी हाँ, नली बिरयानी है और कीमा बिरयानी है और ये बिरयानी है और वो बिरयानी है. I said okay. और फिर हमारे यहाँ के गलावटी कबाब बहुत फेमस है, आप वो ज़रूर खाइए. तो हमने कहा बिल्कुल लेके आइए भाई, गलावटी कबाब देखते हैं. Once the गलावटी kebabs were brought, because it is मतलब disrespect to food कि आप उसको मुंह से निकाल दें, बस इतना नहीं कर पाए हमने और मेरे हस्बैंड. वी हैड टू गल्प इट डाउन. बट मतलब आप लखनऊ के खाने के नाम पर क्या क्या दुनिया में बिक रहा है. तो हमने कहा प्लीज़ हम अब आपके वो शेफ़ से ज़रूर मिलना चाहेंगे जो लखनऊ से आए हैं. तो दे हैड रियलाइज दैट दे हैड मेड सम ह्यूज मिस्टेक ओवर हियर एंड देन से अरे वो तो आज शेफ़ हमारे छुट्टी पे हैं. बट देन लखनऊ फूड इज़ फेबल्ड फूड. कहानियाँ हैं, किस्से हैं, और लखनऊ के खाने में जो एक नफासत है, जो नज़ाकत है और एक जो तहज़ीब है, वो शायद दुनिया के किसी खाने में कहीं नहीं है ना. तो वो जो हमारे लखनऊ के पहनावे में और भाषा में है ना, वो उस खाने में भी पूरी तरह से झलकती है. और जब इसको कोई बाहर जाके किसी गलत तरीके से सेल करने की कोशिश करता ना, तो मेरा यकीन मानो दिल जल जाता है. हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है, तो आई कैन क्वाइट इमेजिन कि आप पे क्या बीतती होगी. व्हाट अबाउट यू मनीष, आप भी बताएं अपना Yeah, एक्सपीरियंस. so no, I'll pick up from what Manjari was saying about what she does to give due respect to the tawaifs. I think wahi jo hai, wahi, that is the main purpose of how we look at weavers also. Because weavers are almost like artists. और जबकि बहुत से लोग उनको इस तरह से देखते हैं कि ये तो एक वेंडर हैं जो इनको काम दिया, इन्होंने अपना काम ख़त्म किया, पैसे लिए. इनफैक्ट आई हैव अ प्रॉब्लम विद द वर्ड वेजेस, बिकॉज वेजेस शुड नॉट बी यूज्ड फॉर वीवर्स, बिकॉज वेजेस इज़ अ वर्ड विच इज़ linked to something which is probably like more like a labor. Now, this is an art form, and I think that is what our effort is, that at every day we want to give that respect to them so that people actually buy it and appreciate it for what it is meant, and they stop comparing the prices of let's say a handcrafted product to a mill-made product or an equivalent, because it obviously means that the mill-made product is made in mass quantity, it is a faster production, therefore it is cheaper. अब एक साड़ी कभी कभी 3 महीने से लेकर 9 महीने तक रहती है. अगर उतना टाइम किसी ने उस पर बिताया है तो उसको उससे अपनी एक तरह से लाइवलीहुड कमाना है. So that is the value of this craft. So that is what I think I would say is the main objective in the textile world, I would say, to give due respect to this as a artist, as an artisan, and not just as a vendor. Would you also like to share some examples of how these textiles have been corrupted, or something is being sold in the market in the name of something else which is not authentic? So that has thousands and thousands of examples, because everybody is using these generic names. So I think GI tag is something which has been a good sort of a blessing, because GI tag now ensures that at least they cannot put a wrong tag on the product. But in verbal communication, people sell anything as anything, and that is a challenge, and there is absolutely no way to sort of fight that. The only thing again is back to storytelling, that anybody who can authentically narrate that what has gone behind the product, I think that's what the consumers have now started to listen to. They've also become, like we were talking in the morning at breakfast with some of people, and they said that people have become conscious to actually check composition of the fabric, that what actually has gone into the fabric. I think this is how the consumer is slowly becoming conscious, and I think it is a both-way process. So just as people who create have to be responsible, I think the consumers who buy have to be responsible. And in fact, another thing I would like to add is, अब ऐसे हालात में क्या हो गया है कि वीवर खुद भी, वीवर क्राफ्ट्समैन खुद भी जो है वो अपना फेक प्रोडक्ट ओरिजिनल नाम से बेचते हैं, क्योंकि कस्टमर को उसकी आदत है. तो वो सोचते हैं कि चलिए मैं उनको ओरिजिनल प्रोडक्ट तो दे नहीं सकता उस दाम पे, तो वो कह के मैं इनको फेक प्रोडक्ट दे देता हूँ. और ये भी मतलब हम बहुत कोशिश करते हैं कि जब भी हम इंटरेक्शन करें उनको समझाएं कि इस तरह से तो आप खुद ही अपनी रोज़ी रोटी पे पैर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि फिर आपका ओरिजिनल कौन खरीदेगा अगर आप ही उसको डिस्टॉर्ट करके बेचेंगे. Would you like to elaborate about the projection of tawaifs in an historical way?
सी फर्स्टली मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए बॉलीवुड जो है इज़ नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट टू टीच अस हिस्ट्री, ठीक है, दैट इज़ फेयर फॉर देम कि उनका काम है आपको टिटिलेट करना, एंटरटेन करना, उनका काम नहीं है कि वो आपको हिस्ट्री पढ़ाएं. सो दे गेट अवे विद दिस विद एवरीथिंग. नाउ वेयर इट कम्स इज कि क्या हमारे पास ऑल्टरनेट मीडियम्स हैं जिसमें हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, जो कि जैसे मैंने कहा विमेन हिस्ट्रीज़. मेरा गुस्सा कह लीजिए या मेरा दुख ये है कि विमेन हिस्ट्रीज़ कभी लिखी नहीं गई, क्योंकि इतिहास मर्दों ने लिखा. औरतों की हिस्ट्री भी मर्दों ने लिखी, तो औरतों की हिस्ट्री तो हमारे पास आई ही नहीं है, तो हम जानते ही नहीं औरत की हिस्ट्री के बारे में. अब उसमें क्या होता है कि बॉलीवुड कोई भी एक छोटी सी चीज़ को लेके और वो कुछ भी बना देता है. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. हीरा मंडी आई थी नेटफ्लिक्स पर. इट इज़, आई कॉल इट अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, because Hira Mandi had come at a time when society was open enough to accept women performers as women performers and not as prostitutes. Hira Mandi could have taken that forward. It did not, because it fell to the trap of only showing something which is sexually, exciting for people to watch. So when you come out of, आपने हीरा मंडी देखी, आपने कभी उसमें देखा कि कोई भी कैरेक्टर कभी 15 मिनट भी रियाज कर रहा था डांस का, म्यूज़िक का? कभी कोई औरत राग की प्रैक्टिस कर रही थी? कभी उसमें इनफैक्ट व्हाट दे शोड वाज कि अगर कोई औरत तवाइफ जो है वो अगर शायरी लिख रही है तो उसकी किताबें जला दी जाएंगी. नाउ दिस इज़ व्हाट बॉलीवुड शोड यू. बट हिस्टोरिकली तवाइफ्स वर द ओनली वेल रेड विमेन. वो दीवान लिखती थी फ़ारसी में, वो उर्दू की शायरी करती थी. वही उस ज़माने में जब औरतें पढ़ी लिखी नहीं होती थी, तवाइफ़ें ही ऐसी होती थी जो पढ़ी लिखी होती थी. तो अब हिस्ट्री तो ये है कि वो औरतें पढ़ी लिखी होती थी. फ़ारसी के दीवान हैं हम लोगों के पास, मतलब वो तो एक्चुअली प्रिंटेड दीवान हैं. महलका बाई चंदा का भी है, मलका जान का भी है. पर बॉलीवुड आपको ये दिखा रहा है ओ ये अनपढ़ औरतें होती थी, ये पढ़ी लिखी नहीं होती थी. Narrative suddenly has changed into the mass perspective, where things go wrong. अब हमारे जैसे रीच, हमारी थोड़ी रीच है, बट मुझे ये लगता है कि हम ये सही चीज़ें, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स, इवन विद अ लिमिटेड रीच, हमको वो डाल के छोड़ देनी है फॉर फ्यूचर जनरेशन्स टू रीच बैक. लाइक व्हाट मनीष सेड कि कई बार क्या होता है कि वो इतना झूठ आता चला जाता है कि सच तो फिर पता ही नहीं चलता किस लेयर पे छुप गया है. तो हमें वो काम करना है उन लेयर्स का जहाँ पर हम सत्यापित चीज़ें वहाँ पर डालते जाएं कि उसके ऊपर 100 लेयर का झूठ भी आए तो कभी तो वो एक लेयर उभर के आ जाएगी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कि नहीं भाई ये नहीं था, दे वर द टेलर स्विफ्ट ऑफ देयर टाइम्स. बिल्कुल. दिस ब्रिंग्स मी टू अ क्वेश्चन जो कल मनीष ये इशू हम लोग बात कर. एक मिनट देवांशी, मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाह रही हूँ क्योंकि वो आप लोगों ने सबने बहुत देखा था. एक हीरा मंडी में एक चाल क्या वो हुआ था, गजगामिनी चाल. वो वीडियो इतना वायरल हुआ, हर जना एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहा है गजगामिनी चाल. It had, and they were saying it as the classical dance Gajgamini Chal. Trust me, there was nothing of a Gajgamini Chal in it. But it went so viral with the wrongness of it that I had to actually put up a video. Now, I don't know, my video must have been seen by only thousands. That was seen by millions. But even those thousands, I had just put that, this has nothing to do, it's a hip swaying movement. A hip swaying movement, that's it. Gajgamini Chal has many technical aspects to it which are not there in that chal. But like I said, wo Gajgamini walk, everybody was forwarding, they were making reels of dogs walking like that, everything. So it is a popular medium which is there, and that popular medium जब वो गलत narrative आप लोगों तक पहुंचाता है तो आप लोगों के जहन में रह जाता है. So coming back to what I was saying, कि कल मनीष भी ये बात कर रहे थे, हम लोग वी वर जस्ट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, और यही बात जो अभी आपने मंजरी बोली, दैट ट्रेडिशंस स्पेशली हमारी कंट्री में काफ़ी बार ओरल ट्रेडिशंस होते हैं, ट्रेडिशंस हैव बीन पास्ड डाउन
from generations families में चल रहे होते हैं और अक्सर ये पाया जाता है कि जब वो एक तरीके से करप्ट हो जाते हैं, देयर इज़ नो वे टू गो बैक एंड वेरीफाई कि उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है. Which brings us to my next question, the need to document our oral traditions, our culture, our entire body, so to say, of the entire, like हमारी Indian tradition में इतनी various fields हैं जो undocumented हैं अभी भी. So Manish, I would like to start with you because you had raised this question yesterday, कि especially in textiles, how do you feel that is possible? Right. So I think I'll probably put it this way, that while there are a handful of, and I'm using the phrase brands, and I see you as a brand, I see you as a brand, so I'm using brand as a more generic word here. I think it is a handful of brands which have their heart lying in the authenticity, and therefore they communicate the right thing to their audience. But the audience does not know how to sift the good from the bad. So that is where the challenge lies. So I think this is where I see this role actually coming from philanthropy, actually coming from people who actually work in the research area to actually continue to document a lot of stuff, which obviously could also mean that they could stamp a few brands which are doing the things right. But in a parallel way, they have to do this purest job of actually documenting. And I think there are some beautiful corporates that have come up with foundation work in this space. And I think they are doing commendable work to be actually able to say that this is how we'll be able to keep it in a form कि जब जो भी इसको access करना चाहे वो available हो उनके पास वो information. जैसे recipes के लिए भी मुझे बहुत so I'm a very avid cook also, for example, and I come from Lucknow and Hyderabad, so I come from two cuisines, but it's very difficult to find authentic recipes also anymore. But thankfully there are a lot of books which have been written which is about Kaist cuisine specifically. Now at least I have some reference point to go to and then sort of marry it with what I remember of my father or mother cooking. But that documentation is so critical because I'm still closer to that generation which was into cooking. But I think like my daughter wouldn't have seen much of it, and therefore she obviously hasn't tried her hands directly. And it's very important for her to go back to a book or a document so that she can also practice it. Because verbal will be lost over a few years for sure. So. Yes, yes, please. हाँ, I want to ask you the same question, especially because food में हम ये बहुत देखते हैं कि नानी दादियों की जो recipes हैं, and those are the bedrock of our culinary tradition. Absolutely. So we've been very fortunate that way, I would say, because many people have taken on them this responsibility of, documenting their family recipes. And so we have a huge collection of books that speak about authentic regional cuisines. Because I believe, as we were talking earlier, as I said earlier, लखनऊ का जो not लखनऊ, इंडिया में जो खाना है ना, वो हर रीजन के साथ बदलता है, नॉट जस्ट स्टेट के साथ. हर रीजन में जाते ही ना उसमें कुछ ना कुछ एक अलग वो आ जाता है. और बहुत सारे इसके रीजंस होते हैं, जोग्राफिकल होते हैं, इकोनॉमिक होते हैं, सब कुछ होता है. कहीं किसी चीज़ का अभाव होता है तो उसको किस तरह से वो पूरा किया जाता है. कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे जैन फूड में है, तो उसको किस तरह से वो लोग काउंटर करते हैं. एंड ब्यूटिफुली ऑल दिस हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड. And it is still being done by a lot many people. I just received a very beautiful book a few days ago from my publishers of another author who has translated the entire book of Shah Jahan's recipes. She's catalogued everything, she's documented everything, and then translated the entire book. So we have the authentic recipes of that era with us today. So I think our field, we've been very fortunate. It is being done, and there are many passionate chefs, many passionate home cooks who've taken on this responsibility. If you search the net, there's so many people blogging about their family recipes. So I think we've been lucky that way.
That's what I was thinking, that I think the internet, especially the social media, has played a very, very important role when it comes to food videos and documenting these recipes. Coming to you, Manjari. I'm happy to note that Pankaji says that, you know, they've been lucky in the food aspect. But in art and culture, if I may say, that we have lost already a lot. Nothing was documented. And while the Insta and social media is very good, but we have a generation that is obsessed with, you know, their own selfies and documenting their own stuff, which is actually frivolous. We don't need it documented also, you know. But unfortunately, the social media and the internet is full of stuff which is worthless documentation. I am of that strong viewpoint. What is worthwhile documentation has not been done with this. And I'll share with you that currently, what do you need for documentation? We don't have philanthropy in India, period. People are not interested in putting in money in documenting traditions. We are, as a society, we failed there. And I say it very strongly here. We are ready to buy a designer garment for lakhs of rupees and wear it in a wedding and be happy about it. But if we have to document a certain tradition and we have to spend equal amount of lakh of rupees, we will say, oh, but why should we do this? So we are that society, and we are losing out all our wealth, and that is the wealth. It is not the GDP, it is not what is the income of the country, or the income of 3 top businessmen of the country. The wealth is our traditions. मैं हिंदुस्तान से बाहर 36 से ज़्यादा कंट्रीज़ में गई हूँ. मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि आपके मॉल में लुई वुइटन का बैग मिलता है कि नहीं. मुझसे हर जना ये पूछता है कि आप ये जो क्लासिकल डांस करती हैं इसमें ताल कैसे होती है, आपके पैर में आलता क्यों लगा है, आप ये डांस कैसे करती हैं, आप गोल कैसे घूमती हैं, आपके पास ये पोइट्री कहाँ से, 700-year-old पोइट्री आपके पास अभी तक जिंदा कैसे है. These are the questions that the world wants from us. The world doesn't want, sorry to say, those bags and those designer clothes. So somewhere we have to draw a line and we have to work those things out, that what are our traditions. Document करने के लिए क्या चाहिए? आज आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप अपने आप को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं. वही टेक्नोलॉजी ले जाके फ़ोन का कैमरा दूसरी तरफ करके आप कल्चरल ट्रेडिशंस को डॉक्यूमेंट करके इंस्टाग्राम पे डाल दीजिए अपने आप को करने के बजाय. दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे दैट डॉक्यूमेंटेशन कैन हैपन. जब मैंने शुरू करा 1998 में, मैं कह रही हूँ सूफ़ी कथक मैंने ईजाद किया, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन का मटेरियल नहीं था, कोई गूगल नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था. मुझे लाइब्रेरी जाना पड़ता था, वहाँ से किताबें निकाल के लानी पड़ती थी. वर्लिंग दरवेश का CD देखने के लिए कि वो कैसे नाचते हैं, कैसे गोल घूमते हैं, मुझे 2 साल वेट करना पड़ा था. टर्किश एम्बेसी ने मुझे एक DVD भेजा था, मुझे ये देखना पड़ा कि किसके यहाँ कंप्यूटर है जहाँ मैं वो DVD चला के देखूँ. सो उस तरह से जब हमने डॉक्यूमेंटेशन करा, मुझे आज लगता है इतना आसान है ये सब डॉक्यूमेंट करके प्रिजर्व करना. बट वी डू नॉट हैव द सेंस or the futuristic vision to do that. We are so lost in documenting ourselves and making those Insta reels of us own. So दूसरा क्या इम्पोर्टेंट हमारे आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में अगर मैं कहूँ जो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जिन लोगों के पास वो वेल्थ ऑफ नॉलेज है वो सब इस वक्त 70 से 90 साल के बीच में हैं और वो इंस्टाग्राम पे नहीं है, वो सोशल मीडिया पे नहीं है, वो फेसबुक पे नहीं है. उन लोगों के पास हमारे ओरल नैरेटिव्स हैं, हमारे ट्रेडिशंस हैं. अगर हमको अपनी संस्कृति बचानी है जो ओरिजिनल हमारी संस्कृति है तो हमें उन लोगों को डॉक्यूमेंट करना है. हम उनको डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे हैं. आई एम सॉरी टू से मैं डॉक्यूमेंट हो रही हूँ. देखिए मैंने कल भी एक टॉक दी, आज भी दी, मेरी टॉक्स चली जाएंगी. बट वो जो लोग बनारस में, लखनऊ में, कहीं भी, मैं कह रही हूँ छोटे छोटे टाउन्स में बैठे हैं, जिनके पास वो नॉलेज है वो डॉक्यूमेंट नहीं हो रहे हैं. हमने अपनी तरफ से कोशिश करी है. आई हैव डॉक्यूमेंटेड अबाउट 400 कवाल्स. हमें 13 साल लगे, 6 सेमिनार्स करे कवाली पर, लोगों को बुलाया बिकॉज कवाली पर कभी कोई सेमिनार नहीं हुआ था. लोगों ने मेरे ऊपर बोला भी कि कवाली कौन सुनने आएगा सेमिनार में. आई डिड एकेडमिक सेमिनार्स, 6 एडिशंस. मुझे मालूम है कितनी मुश्किलों से वो डॉक्यूमेंटेशन हुआ. मुझे 13 साल लगे और इस साल अब हम फाइनली एक किताब निकालेंगे.
6 साल से 3 फोटोग्राफर्स पूरे इंडिया में डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कव्वालों को, पर आप ताज्जुब ये समझेंगे कि 13 साल लगे मुझे। क्यों? क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं होता है। Nobody is interested in these documentations. The problem lies there. जैसे ये कह रहे हैं, there are people in pockets जो ये काम करना चाहते हैं, selflessly करना चाहते हैं, but you need the other part to come in to support that. There is a lack in that. Very, very valid point. Yes, you want to add something? Add something. So yeah, also addressing funding, I think it's also because there are people who are willing to do it, but they don't have the requisite funds. I just wanted to add on Instagram that it's also made it so democratic that there is again so much wrong documentation. So that's the other side of it. But one urge I have is कि अगर आपको किसी फॉर्म को इवॉल्व करना है तो उसको फिर एक नया नाम भी दे दें। पुराना नाम लेके उसको नया फॉर्म मत दें, क्योंकि उससे बुरा कंट्रीब्यूशन और कुछ नहीं हो सकता। आई मीन दिस इज जस्ट माय थॉट्स। Absolutely agree with that. एक पॉइंट आपने जो बोला while you were speaking, मंजरी, about how when हम बाहर जाते हैं as Indians, what people are asking us, जो questions या जो उनका perception है. My question to you all is, how do you see your work contributing to India's cultural narrative internationally? हमारे देश में तो हम फिर भी एक बार कह सकते हैं कि कुछ लोग अभी भी, काफ़ी लोग अभी भी ऐसे हैं who would be able to appreciate the Indian culture and tradition, but internationally हम क्या project कर पा रहे हैं, and specifically in your field, how have you been able to change that? Like बोलते में I mentioned that I've been 34 plus countries I've been to. जहाँ भी मैं गई हूँ, और मैं ये बात कहती हूँ कि अगर आज शायद यहाँ स्टेज पर आलिया भट्ट बैठी होती तो ज़्यादा भीड़ होती, ठीक है, पर मंजरी चतुर्वेदी एक काम कर रहे हैं, उसके लिए उतनी भीड़ नहीं होगी। ये मैं गिला नहीं कह रही हूँ, मैं ये एक्सेप्टेंस कह रही हूँ कि ये हमारे यहाँ का एक मॉड्यूल है। बट यही चीज़ अगर इस काम की वैल्यू, जो मैं आपसे तवायफ़ के काम की कह रही हूँ, 15 साल का काम है, डॉक्यूमेंटेशन है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के जेंडर स्टडीज़ डिपार्टमेंट मंजरी की वैल्यू करेंगे, पर हम लोग अपने आप नहीं सोच पाएंगे। तो ये एक नैरेटिव जो डिफरेंस है, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है ऐसा, हमारे पास इतना कुछ है। पंकज जी ने कहा कि हर रीजन में खाना अलग है, हर रीजन में खाना अलग है, संगीत अलग है, साहित्य अलग है, डांस अलग है, हर चीज़ फ़र्क है। सो देयर इज़ सो मच दैट वी हैव टू ऑफ़र, बट अनफॉर्चुनेटली हम आज भी वो ऑफ़र वेस्टर्न वर्ल्ड को नहीं दे रहे हैं। हम वो एक बॉक्स बना के उस बॉक्स में जो चीज़ फिट हो जाती है वो हम दे देते हैं। आप मुझे बताइए पिछले 10 साल में कितने फेस्टिवल ऑफ इंडियाज़ हुए हैं अब्रॉड? एक भी नहीं हुआ। तो हिंदुस्तानी आर्ट एंड कल्चर बाहर कहाँ से जाएगी? एक जनरेशन थी जब रविशंकर और हरिप्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा, जाकिर हुसैन, ये सब किस लिए इंटरनेशनल स्टार्स बने? क्योंकि हमारे देश से इनको बाहर फेस्टिवल ऑफ इंडियाज़ में भेजा जा रहा था। मैंने 10 साल में, मैं काम खुद कर रही हूँ, मैंने 10 साल में एक भी फेस्टिवल ऑफ इंडिया नहीं देखा। आपने सुना हो तो मुझे बताइएगा, जो बाहर के देशों में हुआ जहाँ हम अपनी कला संस्कृति लेकर गए। बॉलीवुड की बात मैं नहीं कर रही हूँ, बॉलीवुड अपने आप चला जाता है, टूर्स कर लेता है। सो इट इज़ ऑल्सो कि हम बाहर के लोगों को क्या दिखा रहे हैं अपनी संस्कृति के नाम पे। क्या हम बॉलीवुड के आइटम नंबर्स दिखा रहे हैं अपनी संस्कृति के नाम पे, या हम अपने यहाँ की क्लासिकल ट्रेडिशंस दिखा रहे हैं हिंदुस्तान की संस्कृति के नाम पर? ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत रेलेवेंट सवाल है आज के टाइम में। कमिंग टू यू पंकज, आपका क्या इस पे विचार है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, फूड वाइज इट हैज़ बीन वेरी इजी टू take this to the other countries because entrepreneurs wanted to set up restaurants, but again what were they selling was a big question. जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि वो एक बाल्टी चिकन और चिकन विंडालू और बटर चिकन से आगे भी दुनिया हमारी इंडियन फूड की है। शायद ये हमें दिखाने में थोड़ा समय लग रहा है, अभी भी लग रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एंटरप्राइजिंग शेफ्स हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं इवन अब्रॉड। वंस अगेन आई कंप्लीटली एग्री विद मंजरी व्हेन शी सेड दैट अर्लियर वी यूज्ड टू हैव फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया अब्रॉड। अब वो होने बंद हो गए, क्योंकि जब ये फेस्टिवल जाते थे हमारा फूड भी साथ में जाता था वहाँ पर। अब देखिए, मुझे ना कितने सारे कंट्रीज से इन्विटेशंस आते हैं वेयर दे इनवाइट शेफ्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड
So I've been to Japan, I've been to Israel just with the chef delegations, where we were a group of chefs from all across the world trying to, explore what their food is. Chote countries, but they want to promote their food in a big way. Not that Japanese food needs any introduction, the world knows it, but still they were making this effort. Why is that we are not trying to do something like this? Invite people to our country and show them what our food actually is, so that they can go back and maybe, tell the world about it. तो मुझे लगता है कि मंजरी ने एक बहुत ही वैलिड पॉइंट रेज किया कि हमारा जो एसेंस है, जो कल्चर है, उसको जब किसी फेस्टिवल के ज़रिए या और स्पेशली गवर्नमेंट लेड प्रोजेक्ट्स के ज़रिए जब हम इस तरह से कुछ बाहर ले जाते हैं ना, इट होल्ड्स मोर वैल्यू, क्योंकि सीरियसनेस होती है उसमें कहीं ना कहीं. तो उस सीरियसनेस के साथ जब हम किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं ना, मुझे लगता है तब हम अपना एक रियल एक पिक्चर, एक फेस प्रेजेंट कर सकते हैं. मेनी इंडिविजुअल्स आर डूइंग इट and they're doing a fabulous job, and I must congratulate and commend them for it. But I feel that we need to do more. Surely. Yes. No, I just wanted to add. So I think I look at it as two sides of the same coin. So we, for example, showcase in Paris and Germany, and I think we do a reasonably good job of showcasing textiles in all its grandeur. And I think the customers who walk in there from European countries, they actually recognize it. So I think I welcome their appreciation. I also welcome their funding, because a lot of funding actually comes from international organizations. But I would say I wouldn't want to learn from them, because they have killed their textiles. They have killed their handcrafted textiles. So whenever there is somebody who's trying to teach me anything as to how to keep this art going, I have my antenna up, because I think that's where one has to be selective. I'll also give you an example, and it just came to my mind as you were narrating. I think each one of us has a role to play in this. We were showcasing at the Australian Museum, and it was a beautiful initiative by Lavina Baldota Abhiraj Foundation that we were showcasing Indian textiles in Australia in the Australian Museum. For the opening ceremony, they invited dance forms from India. Supposedly that's how they had curated it, and it was all Bollywoodization. I made sure that I told every single person in the museum that this is a wrong representation of an event where the beautiful textiles, you robbed it away from us. And it went up to the director, and the director apologized to me. I am extremely proud of that fact that I took that onus that day to actually say this without any hesitation, because my blood was boiling. Seeing those performers in the name of Indian culture was really, so I think everyone has that job to do, and yeah, that's my request, and just wanted to share it. Yeah. No, but what you're saying is right, and that's why वो ही मेरी भी नाराज़गी है कि क्या बॉलीवुड है जो सिर्फ इंडिया का कल्चर रिप्रेजेंट करता है? क्या भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी जो हमारे हज़ारों वर्षों के म्यूज़िक फॉर्म्स भी हैं, हमारा गायकी भी है, क्या उसकी कोई जगह हम नहीं दे सकते हैं? चलिए मैं कहती हूँ कि जो कमर्शियल प्रोग्राम्स होते हैं वो बॉलीवुड के होने चाहिए, बट कहीं 10% प्रोग्राम्स तो इनके भी होने चाहिए ना. Thank you so much, Manjari, Pankaj, and Manish, for your valuable insights. आज हम सबको पता ही था कि किस तरीके से ये तीनों डाइवर्स फील्ड्स कल्चर को कंट्रीब्यूट करती हैं, बट थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अस दैट हाउ कल्चर इज़ एक्चुअली being lived through, breathed through, and evolved through the senses that you all have excelled in these different, arts and crafts. So that should bring us to the end of this session today. Thank you so much for this amazing discussion. May I please? Q&A. Do you want to ask certain? Do you want to take certain questions? And she was talking about preserving foods and sending the ingredients down the line, and how to keep it modernized. Now, even I travel, and I name one brand, Avartana, that is operated by ITC. They are into modern Indian, South Indian food. Now, very different, very exotic, but with that exoticness comes a price. एक बैगन का भरता जो हम घर में खाते हैं, और वही जब आप अवर्तना में खाते हैं 10,000 रुपए में, how do you think that will popularize? Just this one. So look at it.
from this point of view. An artist has created something that, as I said, every chef thinks of themselves as an artist, and what they put on the plate is their representation of what they say. चाहे वो बैगन का भरता हो, आई एम श्योर उन्होंने बैगन के भरते में कुछ इस तरह से ट्रीटमेंट किया होगा, कुछ उसमें कुछ नयापन दिया होगा. तो आप किसी आर्टिस्ट के काम पर, उसकी वैल्यू पर क्या कीमत, या जैसे उन्होंने कहा वेजेस, कैसे करें हम? उसने जो उसको लगा कि हाँ मेरे रिप्रेजेंटेशन को इतना तो मोल मिलना ही चाहिए, शायद इसलिए उन्होंने उस हिसाब से उसको रखा था. बट यू राइट, अवर्तना इज डूइंग अ ब्यूटीफुल जॉब ऑफ प्रेजेंटिंग द इंडियन फूड इन अ वेरी डिफरेंट वे. एंड आई गेस दैट इज व्हाई दीज रेस्टोरेंट्स आर बिकमिंग सो पॉपुलर, एंड इतना नाम हो रहा है उनका दुनिया में, क्योंकि वो हमारे खाने को एक नए नज़रिया देने की कोशिश कर रहे हैं. एज आई सेड, while still trying to retain its very authentic soul. तो मैं ऐसे ही कहूँगी कि मैं एक साड़ी 10,000 की भी खरीद सकती हूँ, 1 लाख की भी खरीद सकती हूँ, और वो दोनों कांजीवरम के नाम पे हो सकती है. तो जो मैं 1 लाख की साड़ी खरीद रही हूँ, उसके जो कारीगर ने जितना समय उसमें डाला है, मैंने उसका पैसा उसे दिया है. Any other questions? कोई और कुछ पूछना चाहेगा? मेरे ख्याल से सब लोग हमारे स्पीकर्स के व्यू पॉइंट से इतना कन्विंस्ड भी हैं और इतना सहमत है कि कोई सवाल ज़्यादा है नहीं. Well, that was really an enriching session. May I please request the festival co-director Yatindra Mishra to please come up on stage and acknowledge this amazing panel with a token of love. Thank you, everyone. Ladies and gentlemen, this was the session Taste, Textiles and Tales. Pankaj Bhadoria, Manjari Chaturvedi and Manish Saxena were in conversation with Devanshi Seth. Our next session is Bharatiya Kavita, Bhasha Ki Vividhata, Ambar Pandey, Amy Singh, even Vijay Raj Mallika.